हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू सेशन जहां आज हम लोग पैसिव कंपोनेंट इन एसी सर्किट पढ़ेंगे। आई होप आपने लास्ट टाइम के वीडियो देखा होगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूं और आपके जो भी डाउट्स वाले क्वेश्चन आएंगे उसको मैं वीडियो के लास्ट के 5 मिनट में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया करूँगी। ओके, तो अब हम चलते हैं थ्योरी की तरफ। अब पैसिव कंपोनेंट होता क्या है? तो पैसिव कंपोनेंट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। इन तीनों कंपोनेंट का जो एक कॉमन क्या होता है कि वो दे लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट बट इन अ डिफरेंट वे। ओके, अब पैसिव कंपोनेंट हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर हम बोले कि क्या वो पावर को इंक्रीज करता है या एम्पलीफाई करता है, नहीं, वो पावर को इंक्रीज और एम्पलीफाई नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। अब जैसा कि रजिस्टर क्या होता है? एसी लो या डीसी लो, उसका रजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता और उसमें एक प्रॉपर्टीज़ होती है, पैरासिटिक प्रॉपर्टी। वो क्या होता है? पैरासिटिक प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? जो कैपेसिटर होते हैं वो इनफाइनाइट होता है और जो हमारा इंडक्टेंस होता है वो होता है जीरो। किसी एक एग्ज़ाम में मुझे याद है कि ये पैरासिटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा हुआ था कि इनमें से किस कंपोनेंट के पास ये प्रॉपर्टीज़ होता है। ऑप्शन था आर, एल, सी और नन। तो क्या हो जाएगा आंसर? आर। अब जैसे कि कैपेसिटर और इंडक्टर की बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों क्या होता है? हमारा फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर हम डीसी की बात करेंगे तो डीसी में हमारा कैपेसिटर का वैल्यू चेंज हो जाता है और एसी में फ्रिक्वेंसी होने के कारण उसमें क्या आते हैं? एसी रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, अगर हम एसी के केस में रेजिस्टेंस की बात करें कि एसी रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हमारा जो इम्पीडेंस होता है, जो हमारा जेड होता है, उसी को हम लोग एसी रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर हम डीसी रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारा जो आर होता है वो हमारा क्या होता है? डीसी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब क्या होता है? जो हमारा प्योर कैपेसिटर या अगर हम प्योर इंडक्टर की बात करें तो उसमें कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं होती है। तो ये जनरली प्योर कैपेसिटर इंडक्टर की बात करें, लेकिन जब हम इसको रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ ही थोड़ा सा तो कैपेसिटर थोड़ा मतलब एक छोटे अमाउंट में एक लो वैल्यू में रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज होता है। ओके, अब क्या है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट? क्या होता है? जैसा कि हम देख रहे हैं सर्किट क्या है, एक सिर्फ क्या हमारा कनेक्ट है? रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या करता है? तो रेजिस्टेंस करता है क्या है? सेट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ पर्टिकुलर पाथ। ओके, और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स्ड भी होता है और वेरिएबल भी होता है। जब हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, इट मीन्स कि वेरिएबल वो किस में होता है? हमारा पोटेंशियोमीटर में रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, अब हम इस सर्किट में देखते हैं, ये हमारा एसी सोर्स है वी एस, यहाँ में करंट आ रहा है आई एस और ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। जैसा कि ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर, और इसी आर को हम लोग यहाँ जेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई जेड। तो यहाँ से जेड हमारा क्या आ जाएगा? वी वाई आई, और जेड हमारा क्या है? आर ही है, क्योंकि अभी हम इसमें कोई एसी नहीं होता है, अभी हम ना तो इंडक्टर है ना ही कैपेसिटर है, तो इमेजनरी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा और हमारा आई एस हो जाएगा वी एस बाई आर। ओके, अब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, अब क्या रहेगा? सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर रहेगा। ओके, ये हमारा वोल्टेज है और ये हमारा करंट है। ठीक, अब कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में? चार्ज के फॉर्म में, जैसे कि हमारा बैटरी हो गया। ठीक है, कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है? फैराड होता है। यहाँ मैंने जितना भी एक एक लाइन मेंशन किया हुआ है, कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में इसको पूछा ही गया है, इसलिए मैंने डिटेल में सारी लाइन को मेंशन किया है। अगर हम बोले कि डीसी में कैपेसिटर की वैल्यू क्या होता है, तो डीसी में कैपेसिटर की वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है और कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। और अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें,
डीसी मतलब क्या, डीसी में हमारा फ्रिक्वेंसी 0 होता है। इट मीन्स कि आप डीसी भी बोल सकते हो या फ्रिक्वेंसी हमारा 0 भी बोल सकते हो। कभी कभी मेंशन रहेगा डीसी का केस, कभी कभी एफ हमारा 0 भी मेंशन रहेगा। अब बोलेगा हाई फ्रिक्वेंसी में क्या होगा कैपेसिटर के वैल्यू, तो हाई फ्रिक्वेंसी में कैपेसिटर का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0 मीन्स शॉर्ट सर्किट। ठीक, तो याद रखना जब भी कैपेसिटर बोले कि लो फ्रिक्वेंसी या फिर एफ इक्वल टू 0 या फिर डीसी के केस में कैपेसिटर क्या होता है हमारा ओपन होता है। क्यों ओपन होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और हाई फ्रिक्वेंसी में कैपेसिटर क्या होता है शॉर्ट सर्किट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका वैल्यू 0 होता है। ओके, जैसे कि ये देखो XC इक्वल टू VC बाई IC। ठीक है, ये ओम्स लॉ का ही है। तो इम्पीडेंस में हमारा सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा कैपेसिटर ही है, आर तो है नहीं, इसीलिए हमारा सिर्फ XC रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि F इक्वल टू 0 बोल रहा था, अगर यहाँ पे F इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा XC इन्फानाइट ही आ जाएगा ना। तो इन्फानाइट मतलब क्या हो गया है, इन्फानाइट मीन्स ओपन सर्किट। अब जब आप हाई फ्रिक्वेंसी पुट करोगे यानी कोई हाई वैल्यू पुट करोगे तो जस्ट मीन इन्फानाइट। जब यहाँ तुम F को इन्फानाइट पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0। तो 0 मीन्स शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और क्या होता है इसमें जो एंगल होता है वो -90 डिग्री होता है। इसको ऐसे हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में -JXC लिखते हैं। और करंट इसमें क्या हो जाएगा VS बाई XC। ठीक है, इसको याद रखना ना, -90 डिग्री होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर में लीडिंग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जैसे कि अगर ये हमारा रेफरेंस रहा तो हम IC क्या होगा, IC ये रहा और ये हमारा वोल्टेज रहा, तो दोनों के बीच में क्या होता है 90 डिग्री का होता है फेज डिफरेंस। तो ये हमारा लीड करता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है लीडिंग, और क्लॉकवाइज हम मूवमेंट करते हैं तो हमारा क्या होता है लैगिंग। ओके, अब आ गया हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट। ये क्या होता है, तो ये जो हमारा इंडक्टिव सर्किट है इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम इसका होता है। जैसे कि इसको हम लोग कॉइल भी बोलते हैं, चोक भी बोलते हैं, रिएक्टर भी बोलते हैं। अब जैसे कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर कर रहा था, लेकिन किस फॉर्म में स्टोर कर रहा था, चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये हमारा किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट हेनरी है। ठीक है, अब जैसे वहाँ मैंने DC AC का कंसेप्ट बताया, तो वैसे इंडक्टर में भी DC AC का कंसेप्ट होगा। तो जब हम DC अब जैसे कि ये हमारा XC का फॉर्मूला है, XC हमारा होता है 2πfL। DC मीन्स F इक्वल टू 0। जब यहाँ F को 0 पुट करोगे तो XL क्या आएगा 0। XL 0 आने का मतलब क्या हो गया शॉर्ट सर्किट। ठीक, अब हाई फ्रिक्वेंसी मतलब कि यहाँ F के जगह क्या पुट करोगे इन्फानाइट पुट करोगे तो XL भी क्या होगा इन्फानाइट। इट मीन्स कि क्या हो जाएगा ओपन सर्किट। ठीक है, अब क्या है इसमें होता है +90 डिग्री या +JXL, क्योंकि ये लैगिंग करता है। ठीक है, ये वोल्टेज और करंट के बीच एंगल 90 डिग्री होगा और ये वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। जैसे कि ये अगर ये वोल्टेज हमारा रहा तो करंट होगा, ये करंट हमारा I है 90 डिग्री लैगिंग करेगा, क्योंकि क्या है क्लॉकवाइज है। ओके, तो याद रखना हमारा कैपेसिटर में क्या होता है लीडिंग प्रॉपर्टीज होता है और इंडक्टर में हमारा लैगिंग प्रॉपर्टीज होता है। ओके, इसमें एंगल क्या होता है -90 डिग्री और इसमें एंगल हमारा होता है +90 डिग्री। अब हमने सिर्फ प्योर रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को देखा। अब हम लोग मिक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे सर्किट में सीरीज RLC लगाएंगे। ठीक है, हमारा सर्किट क्या है ये सीरीज RLC सर्किट। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा R है, ये हमारा C है कैपेसिटर है। इसमें करंट IS आ रहा है, R के अक्रॉस का वोल्टेज VR है, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज VC है और करंट इसमें कॉमन रहेगा। क्यों, क्योंकि सीरीज में हमारा करंट क्या होता है कॉमन होता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात है इसका इम्पीडेंस क्या होगा। तो इसका इम्पीडेंस क्या होगा हमारा, इसका इम्पीडेंस होगा R इक्वल टू R -JXC। ठीक है, -J अभी बताई थी क्योंकि वो लीडिंग करता है, उसमें एंगल क्या होता है -90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये सीरीज RC का इम्पीडेंस है। ठीक है, इसको अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे तो हमारा ये हो जाएगा √R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है R -JXC। अब बात करें एंगल क्या होगा,
तो एंगल कैसे निकालते हैं, टेन इनवर्स बाय इमेजनरी बाय रियल। तो टेन इनवर्स इमेजनरी क्या है -XC, तो -XC रियल क्या है R। ठीक है, तो ये हमारा एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे जितना भी एक एक फॉर्मूला लिखा हुआ है सारा इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, अब करंट क्या होगा, तो करंट हमारा हो जाएगा VS बाई जेड। जेड क्या आ रहा था R² प्लस XC का स्क्वायर, तो वो पुट कर दिए। अब मैक्सिमम टाइम पूछता है कि हमारा VS क्या होगा, तो VS क्या होगा, तो VS हमारा हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर का रूट अंडर। ओके, ऐसा क्यों होता है, जैसे कि अगर हम ये हमारा VS रहा, ठीक है, VR इसी के फेज में होगा और VC क्या करेगा, सॉरी, ये हमारा VR रहा और ये हमारा VC रहा, तो दोनों का जब निकालोगे तो ये हमारा क्या हो जाता है VS। तो यहाँ से ही VS आएगा हमारा रूट अंडर VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। ओके, अगर कैपेसिटर RC था ना, अभी जैसे मैं 90 डिग्री वाला कंसेप्ट बताई, तो यहाँ हमारा IC होता है, यहाँ हमारा V होता है। ठीक है, तो यहाँ करंट लीड करता है, वोल्टेज नहीं लीड करता है। वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज भी लीड कर रहा है। नहीं, करंट लीड कर रहा है। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है 90 डिग्री से वोल्टेज से, तो वोल्टेज क्या कर रहा है 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ये सीरीज RL है, अब वहाँ जैसे कैपेसिटर था, अब यहाँ जाएगा इंडक्टर। ठीक है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज VL, ये R है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज VR, ये हमारा इनपुट है VS और ये हमारा करंट है IS। ठीक है, अब इसका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, अब वहाँ था R माइनस JXC, अब यहाँ पे आ जाएगा R प्लस JXL। इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में R² प्लस XL का स्क्वायर का रूट कर सकते हैं। इसे ही एंगल निकाल लिए इमेजनरी बाई रियल करके, टेन इनवर्स इमेजनरी पार्ट क्या है XL, रियल पार्ट क्या है R। फिर IS निकाल लिए VS बाई रूट R² प्लस XL, और VS क्या हो जाएगा रूट अंडर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। अब ये कैसे आया, तो ये भी ऐसे ही आता है। ये हमारा VR हो गया। VR को हमने एक्स एक्सिस में क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि क्या है इसमें हमारा एंगल क्या है 0 है, कोई एंगल ही नहीं है ना। R में हमारा क्या कोई एंगल नहीं है, उसमें कोई ऐसी कंपोनेंट ही नहीं है, उसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो वहाँ एंगल का कंसेप्ट आएगा ही नहीं। और ये हमारा क्या हो जाएगा VL, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा VS, तो VS क्या हो जाएगा रूट अंडर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। ओके, अब है सीरीज RLC। इसमें हमारा R, L और C तीनों क्या होगा सीरीज में कनेक्ट होगा। R के क्रॉस का वोल्टेज VR है और L के क्रॉस का वोल्टेज VL है और C के क्रॉस का वोल्टेज VC है। इनपुट हमारा VS है और हमारा जो करंट है वो हमारा क्या है IS है। करंट क्या रहेगा तीनों में कॉमन रहेगा, क्योंकि सीरीज है, तो हमारा IS इक्वल टू IR इक्वल टू IL इक्वल टू IC होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इम्पीडेंस का। इसका इम्पीडेंस क्या होगा, तो इसका इम्पीडेंस होगा Z इक्वल टू R प्लस JXL माइनस JXC। ठीक है, क्यों तीनों सीरीज में कनेक्ट है, तो R प्लस JXL माइनस JXC। अब इसी को ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स को मैग्नीट्यूड में कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये J को कॉमन कर लिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया Z इक्वल टू रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया XL माइनस XC को यहाँ पे X के फॉर्म में सिर्फ लिखा है। ठीक, अब बात करेंगे VS क्या हो जाएगा, VS भी हमारा वैसे ही होगा, जस्ट इससे ही मैच करके देख लो VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ये हमारा करंट आ जाएगा VS बाई Z और हमारा ये एंगल है, एंगल कैसे टेन इनवर्स इमेजनरी बाई रियल। इमेजनरी क्या है हमारा XL माइनस XC और रियल क्या है R, तो यहाँ से हमारा एंगल भी फाइंड हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है पैरेलल RC सर्किट। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा R और C क्या होगा पैरेलल में कनेक्ट होगा। जैसे देख लो यहाँ R है, ये C है, इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है VS है, इसके अक्रॉस का करंट IR है, इसमें IC है और इनपुट करंट हमारा IS है। ठीक, इसमें हमारा पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज कॉमन होता है। ठीक, तो
इसके अक्रॉस का भी वोल्टेज Vs होगा, इसके अक्रॉस का भी वोल्टेज Vs होगा, ठीक है। करंट डिफरेंट होगा, ठीक। अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट क्या होगा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट क्या हो जाएगा, Vs/R। Vs क्या, R के अक्रॉस का वोल्टेज। वैसे IC के अक्रॉस का करंट क्या होगा, Vs/Xc। Vs क्या, C के अक्रॉस का वोल्टेज, और Xc क्या है, उसका इम्पिडेंस। बात करें अब, जैसे वहाँ Vs निकाल रहे थे ना, Vs इक्वल टू √VR का स्क्वायर प्लस Vc कर रहे थे। अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या, करंट, क्योंकि हमारा इसमें करंट डिफरेंट है, वहाँ पे क्या था, वोल्टेज डिफरेंट था। अब यहाँ फाई कैसे निकालेंगे, तो फाई हमारा tan इनवर्स IC/IR हो जाएगा। और ये हमारा क्या था, इम्पीडेंस। अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो इसका इम्पीडेंस पैरेलल सर्किट में हम लोग एडमिटेंस निकालते हैं, और एडमिटेंस क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल होता है इम्पीडेंस का, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा R होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा G में। G हमारा यहाँ कंडक्टेंस है, और जो हमारा XC हो जाएगा वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा VC में। VC हमारा क्या है, ससेप्टेंस है, ओके। और इसमें क्या है, वोल्टेज हमारा इक्वल है। सारा फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, या डायरेक्टली आपको सर्किट दे करके पूछ देगा इसका एडमिटेंस क्या है, इसका इम्पीडेंस क्या है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल RL सर्किट का। अब वहाँ C था, अब उसके जगह L आ गया, और इसके अक्रॉस का करंट क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा। वैसे यहाँ R है, इसके अक्रॉस का करंट क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। इनपुट में करंट कितना है, IS है, और वोल्टेज हमारा क्या है, VS है। तो वैसे ही IR निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, VS/L, और IL क्या हो जाएगा, VS/XL। फिर हमारा IS भी निकल जाएगा। अब फाई कैसे निकले, वहाँ IC/R था, यहाँ IL/R है। एडमिटेंस के क्या हो जाएगा, यहाँ पे BL हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या हमारा ससेप्टेंस भी है, लेकिन इंडक्टर का है, ठीक है। वोल्टेज इसमें भी क्या है, कॉमन है, ठीक। अब बात करेंगे पैरेलल RLC का। अब क्या है, इसमें R, L और C तीनों होंगे, और तीनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। इसके अक्रॉस का करंट IR है, इसमें IL है, ये IC है, और ये हमारा क्या है, IS है, और ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। अब जैसे कि R को हम G इक्वल टू 1/R लिख सकते थे, क्योंकि कंडक्टेंस और R क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होते हैं, इन्वर्सली रेसिप्रोकल होते हैं। VL को हम लोग लिख सकते हैं 1/XC, और VC हो जाएगा हमारा 1/XC। यहाँ VC और VL हमारा क्या है, ससेप्टेंस है, ओके। वैसे ही हमने एडमिटेंस निकाल लिया, तो एडमिटेंस का हमारा क्या हो जाएगा, ये एडमिटेंस हमारा एम्पलीट्यूड के फॉर्म में है, ओके। √G का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। करंट जैसे वहाँ हमने वोल्टेज का निकाला था, अब वैसे यहाँ करंट का आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है 1/2π√LC, और वोल्टेज तो क्या है, सबके अक्रॉस का वोल्टेज हमारा सेम ही होगा, ठीक। मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये रहा, सीरीज RLC सर्किट, ठीक। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरी ईयर इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे कि ये हम ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ किसका है, ये हमारा सीरीज RLC का ही है, लेकिन किसके किसके रिस्पेक्ट में है, इम्पीडेंस और फ्रिक्वेंसी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ हम FR देख रहे हैं, ये FR हमारा क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। जब हम FR के इस साइड में है तो ये हमारा कैपेसिटिव नेचर का होता है, जब हम FR के इस साइड में है तो हमारा इंडक्टिव नेचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं XL क्या है, ω/L होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F हो गया ना, तो हमारा ये ग्राफ कैसा शो करेगा, लीनियर ही बनेगा XL का। लेकिन जब हम XC की बात करेंगे तो XC क्या होता है, 1/ωc होता है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/F है। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा ऐसे ही हाइपरबोला टाइप का ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इस कारण से देखो, इस साइड के इधर हमारा क्या है, कैपेसिटिव, और इस साइड से हमारा क्या है, इंडक्टिव, ठीक है। एक्चुअली ग्राफ रहता है ऐसे, ऐसे और ऐसे जाता है, तो हम लोग इतने पार्ट को ड्रॉ करके बनाते हैं, ओके। और इसका जो मिनिमम होता है, वो मिनिमम इम्पीडेंस हमारा, जो हमारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे हमको क्या मिलता है, मिनिमम इम्पीडेंस मिलता है, RZ मिनिमम मिलता है, जो कि जिसका वैल्यू क्या होता है, R होता है, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं, जो मोस्टली सारे पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है, मैंने कुछ पॉइंट में तो ईयर भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब बोला रेजोनेंस, रेजोनेंस होता क्या है, तो रेजोनेंस जब भी होगा तो उस केस में हमारा XL इक्वल टू XC हो जाएगा। जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि Z इक्वल टू क्या था, R प्लस JXL माइनस XC था, ठीक। तो रेजोनेंस के केस में क्या होता है, ये दोनों इक्वल हो जाता है, तो हमारा सर्किट सिर्फ क्या रहता है, Z इक्वल टू R रहता है।
ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना, एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो हमारा जो सर्किट कैसा वर्क करेगा, हमारा सर्किट पूरा क्या होगा, रजिस्टिव होगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टिव नेचर का होगा। कभी कभी पूछ देगा रेजोनेंस के केस में सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा, क्योंकि रजिस्टेंस क्या होता है, उसका पावर फैक्टर 1 होता है, यूनिटी ही होता है। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट है जेड मिनिमम इक्वल टू आर मीन्स एडमिटेंस मैक्सिमम। ठीक है, अभी मैं बताए इस, ये हमारा क्या है, रेजोनेंट, एफ आर हमारा रेजोनेंट है, वहीं पे जेड क्या है, इक्वल टू आर, इट मीन्स कि क्या है, जेड मिनिमम हमारा आर है। इट मीन्स कि जब भी हमारा रेजोनेंस की बात करेंगे, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे, तो वहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, जेड मिनिमम इक्वल टू आर। ये भी किसी ईयर पूछा हुआ है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन ये किसी ईयर का पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर जेड मिनिमम है, इट मीन्स कि क्या, एडमिटेंस हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि एफ लेस देन एफ नोट है, एफ मतलब यहाँ मैंने एफ को मैंने, हमारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है उसी को मैंने यहाँ एफ से मेंशन किया है। ठीक है, तो अगर एफ लेस देन एफ नोट रहा, नहीं, एफ नोट हमारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, और एफ हम लोग इधर साइड की बात करें, अगर एफ लेस देन एफ नोट मतलब कि एफ मेरा इधर है और ये एफ नोट है। ठीक है, तो एफ लेस देन एफ नोट मतलब क्या है, इधर साइड का हमारा क्या है, कैपेसिटिव नेचर है, वही मैंने मेंशन किया कैपेसिटिव नेचर का। अगर बोले एफ ग्रेटर देन एफ नोट, तो इस साइड हमारा क्या है, इंडक्टिव नेचर, इसीलिए मैंने मेंशन किया इंडक्टिव नेचर का। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एग्जाम में आया हुए पॉइंट है। ओके, अब बोल रहा है कि करंट एट रेजोनेंस इज मैक्सिमम। यस, करंट एट रेजोनेंस इज मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि आई इक्वल टू जानते हैं वी वाई जेड होता है, या वी वाई जेड होता है। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे हमारा क्या होता है, जैसे देखो ना, यहाँ पे रेजोनेंस पे हमारा क्या होगा, ये जेड मिनिमम है, तो आई इक्वल टू वी वाई जेड। अगर ये मिनिमम है तो हमारा करंट नहीं मैक्सिमम होगा, जस्ट वही बोल रहा है, करंट एट द रेजोनेंस इज मैक्सिमम एंड पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी। ये 2 बार पूछा हुआ है, 2008 और 2012 में। ठीक है, पावर फैक्टर भी पूछा था, तो एट रेजोनेंस में बता ही चुकी है कि पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, और सीरीज रेजोनेंस सर्किट वर्क करता है वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह। क्यों, क्योंकि इसमें करंट कॉमन होता है, सीरीज में करंट इक्वल होता है, वोल्टेज ही डिफरेंट होता है, इसलिए ये वर्क करता है एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह। ये एक एक्सेप्टर सर्किट भी होता है। क्यों, एट रेजोनेंस इसका मैक्सिमम करंट होता है, मैक्सिमम करंट होगा तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसमें एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, और एट अ रेजोनेंट हमारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होता है 1/2 पाई रूट LC। ये 2012 में डायरेक्ट पूछा हुआ है। ओके, अब जैसे कि यहाँ डायनेमिक इम्पीडेंस मेंशन किया हुआ है, तो ये जो हमारा नीचे का पार्ट है उसको हम लोग डायनेमिक इम्पीडेंस बोलते हैं। अब बोला गया एक 2012 में एक स्टेटमेंट टाइप का आया हुआ था कि इन सीरीज रेजोनेंस ऑफ RLC सर्किट, अगर आपका इम्प्रेस्ड वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टिव ड्रॉ बिकॉज LC कॉम्बिनेशन एक्ट इज द शॉर्ट सर्किट। ठीक है, हाँ, रीजन पूछा था कि क्यों होता है रेजिस्टिव ड्रॉ, अभी मैं बताई थी कि क्या होता है, रेजोनेंस के केस में XL इक्वल टू XC हो जाता है, तो टोटल इफेक्ट ऑफ सर्किट पे सिर्फ किसका रहता है, रेजिस्टेंस का रहता है। ठीक है, तो हमारा LC XL इक्वल टू XC होने का मतलब क्या है, हमारा जो L और C दोनों क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो वही वो पूछा था, क्योंकि जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर यही पैरेलल पूछता तो पैरेलल में दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। ये भी 2012 का ही क्वेश्चन था कि जैसे यहाँ वैल्यू के फॉर्म में पूछा था कि अगर हमारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी FR 1 मेगाहर्ट्ज है और अगर फ्रिक्वेंसी हम 1.1 मेगाहर्ट्ज पे बात करें तो इम्पीडेंस क्या होगा। अभी मैं बताई थी कि अगर FR ग्रेटर देन एफ नोट होता है, मतलब एफ होता है तो हमारा क्या होता है, कैपेसिटिव नेचर का होता है, और अगर एफ आर लेस देन एफ नोट होता है तो हमारा क्या होता है, इंडक्टिव नेचर का होता है। यही केस है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टिव नेचर का। 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फ्रिक्वेंसी बिलो द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, यही XC क्या था, अब यही वाला केस है, एफ लेस देन एफ आर, तो उस केस में क्या होता है, कैपेसिटिव नेचर का, XC क्या होता है, हमारा XL से ज़्यादा होता है। एक ये 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सीरीज RLC सर्किट इज अफेक्टेड बाय द वैल्यू। हाँ, R से ही होगा ना, क्योंकि L और C तो हमारा शॉर्ट हो जाता है, तो सिर्फ R के थ्रू ही अफेक्ट होगा। S का आंसर हो जाएगा A। होप आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की। ठीक है, तो
दोनों में चीज़ें बहुत कॉमन ही होती है। अब जैसे कि ये रहा, ये इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ठीक। अब उसमें उसका ग्राफ कैसा था, ऐसा था, वहाँ जेड मिनिमम इक्वल टू आर आ रहा था। अब यहाँ पे क्या है, एटा रेजोनेंस हमको जेड मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एटा रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, ये दोनों सीरीज और पैरेलल के लिए वैलिड है। अब सेकेंड लाइन क्या है, जेड मैक्सिमम इक्वल टू आर, इट मीन्स एडमिटेंस मिनिमम। हाँ, वहाँ पे देखे थे जेड मिनिमम इक्वल टू आर आ रहा था रेजोनेंस पे, तो वहाँ एडमिटेंस मैक्सिमम हो रहा था। यहाँ पे रेजोनेंस पे जेड क्या आ रहा है, हमारा मैक्सिमम आ रहा है, इट मीन्स कि एडमिटेंस हमारा क्या है, मिनिमम है। अब उस केस में क्या था, एफ ग्रेटर दे एफ नोट था, तो वो इंडक्टिव था। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे एफ ग्रेटर दे एफ नोट है, तो ये हमारा कैपेसिटिव हो रहा है इधर साइड का। और एफ लेस देन एफ नोट है, तो हमारा क्या हो जा रहा है, इंडक्टिव। तो ये हमारा चेंज हो रहा है सीरीज और पैरेलल में, ठीक है। अब करंट, अब जैसे कि यहाँ आर हमारा, जेड हमारा क्या है, मैक्सिमम है, तो करंट हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा रेजोनेंस पे। और वहाँ उस केस में क्या था, हमारा करंट क्या था, मैक्सिमम था। अब सीरीज रेजोनेंस सर्किट वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा था, लेकिन ये कैसे वर्क करेगा, करंट एम्पलीफायर की। क्यों, क्योंकि इसमें करंट डिफरेंट होता है। सीरीज रेजोनेंस आरएलसी सर्किट एक्सेप्टर सर्किट था, ये रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एटा रेजोनेंस इसमें करंट क्या होता है, मिनिमम होता है। करंट मिनिमम होने के कारण ये एज अ रिजेक्टर सर्किट की तरह वर्क करता है। दोनों का रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी सेम होता है, 1/2π√LC। ये सारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ आप लोग इसको हमेशा याद रखना। अब ये जैसे देखो, अभी मैंने बोला ना कि करंट मिनिमम होता है रेजोनेंट पे, तो वही मैंने ग्राफ दे दिया है कि ये हमारा करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। ये तुम्हारा पैरेलल आरएलसी का है, ओके। देखो एट अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारा करंट क्या है, मिनिमम है। कभी कभी ग्राफ दे करके भी पूछ सकता है ये किसका, सीरीज का है या पैरेलल का है करके। अब हम लोग थोड़ा बैंडविड्थ की बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। बैंडविड्थ होता क्या है, जो ये हमारा होता क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच पावर लेवल इन द सिग्नल इज एटलीस्ट हाफ ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या, एक एफ एल है और एक क्या है, एफ एच है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एफ एल और एफ एच को F1 और F2 मेंशन किया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ओके। तो हमारा FR क्या हो जाता है, √F1 इंटू F2। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है स्टेटमेंट के फॉर्म में। हमारा जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होता है वो हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। यहाँ FL और FH हमारा क्या है, हायर और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब बैंडविड्थ हमारा क्या होता है, FR/Q होता है। FR हमारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, Q हमारा क्वालिटी फैक्टर है। जब Q की वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो एक R/L भी आता है, जो कि हमारा क्या होता है, बैंडविड्थ हमारा जो होता है टाइम कांस्टेंट होता है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये सीरीज का पूछा हुआ था कि सीरीज में के केस में हमारा बैंडविड्थ क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ था, तो एक ऑप्शन मैच कर रहा था R/L। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर मैं डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लिख दिया है। क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम इनर्जी स्टोर इन द सर्किट टू एनर्जी डिसिपेटेड इन सर्किट पर साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। इट मीन्स कि जो हमारा स्टोरिंग एलिमेंट होता है, स्टोरिंग एलिमेंट क्या होता है, हमारा दो स्टोरिंग एलिमेंट होता है, एक होता है हमारा इंडक्टर, एक होता है हमारा कैपेसिटर। उस स्टोरिंग एलिमेंट से जो हमारा एनर्जी आया वो, और बाय जो हमारा एनर्जी रेजिस्टेंस के थ्रू आता है, उसी का रेशियो हमारा होता है क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। जब उसी को हम डेरिवेशन करते हैं तो हमारा सीरीज में ये वाला फॉर्मूला आता है, जो कि है 1/R इंटू √LC। ये 2013 में पूछा था। अगर हम पैरेलल में क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे तब आता है R इंटू √LC। ये 2014 का पूछा हुआ है। तो हमारा जो क्वालिटी फैक्टर सीरीज और पैरेलल दोनों क्या होता है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब है कि हमारा लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होता है, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है हमारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी माइनस बैंडविड्थ/2, और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारा होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी प्लस बैंडविड्थ/2। ये जो माइनस वाला है ये जनरली हमारा क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 5 होता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, और नीचे वाला जो है वो हमारा क्वालिटी फैक्टर अगर ग्रेटर देन 10 होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ओके। और एक हमारा
टर्म आता है जनरली जीटा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमारा होता है 1/2Q। ये सब कंट्रोल सिस्टम के हैं टॉपिक है, तो जब मैं कंट्रोल सिस्टम पढ़ाऊँगी तो वहाँ मैंने डिटेल में बात करूँगी। तो एक फॉर्मूला ये भी आप लोग रिकॉल रखना। ओके, quality factor parallel equal to 1 by quality factor in series. In series quality factor give voltage magnification, in parallel it gives the current magnification। ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सीरीज की बात करें तो क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या करता है, वोल्टेज को मैग्नीफाई करता है। अगर हम पैरेलल की बात करें तो हमारा वो करंट को मैग्नीफाई करता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है और सीरीज में हमारा वोल्टेज डिफरेंट होता है। अब है कि हमारा जो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, जो बैंडविड्थ होता है वो हमारा आर वैल्यू पे डिपेंड करता है। क्यों? अगर जैसे कि हम सीरीज में बात करते हैं तो सीरीज में हमारा जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ओके, इट मीन्स कि आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज होगा, और क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेलेक्टिविटी होता है। अब वो सेलेक्टिविटी क्या है, तो वो एबिलिटी है रिजेक्ट करने, इट्स एबिलिटी टू रिजेक्ट एनी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, आइदर साइड ऑफ, ठीक। ये मतलब इसमें एक एबिलिटी है फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट करने का, ठीक है। इट्स एबिलिटी टू रिजेक्ट एनी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जितना ज़्यादा सर्किट में सेलेक्टिविटी होगा उतना ही क्या होगा, उसका बैंडविड्थ क्या होगा, नैरो होगा। इट मीन्स कि बोलने का मतलब क्या है कि देखो ये ए है, ये बी और ये सी है, तीनों में बैंडविड्थ किसका ज़्यादा होगा, ठीक। तो ये जो हमारा लास्ट वाला थर्ड वाला है जिसका रेजिस्टेंस हाई है उसका बैंडविड्थ क्या है, ज़्यादा है, उसका बैंडविड्थ क्या है, वाइड है, तो उसका सेलेक्टिविटी क्या होगा, सबसे कम होगा। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो इसका बैंडविड्थ क्या है, कम है, तो इसका जो सेलेक्टिविटी होगा क्या होगा, वो मोर होगा, ठीक है। और जो हमारा जो सेलेक्टिविटी जिसका हाई होता है उसमें हमारा स्टिफनेस भी क्या होता है, कर्व का इंक्रीज करता है। देख लो ना, स्लोप क्या है, इसमें स्लोप क्या है, ज़्यादा, इसका स्लोप क्या है, कम, इसका स्लोप क्या है, कम। तो बस याद क्या क्या इसमें रखना है, जिसका क्वालिटी फैक्टर हाई होगा उसका स्टिफनेस कर्व का क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, उसकी सिलेक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा होगी उसका बैंडविड्थ नैरो होगा, और जिसकी सिलेक्टिविटी कम होगी उसका बैंडविड्थ क्या होगा, वाइड होगा, ठीक है। ये सीरीज़ का है और ये पैरेलल का है। पैरेलल में भी जस्ट वही कंसेप्ट है। पैरेलल में भी जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ हो रहा है, तो बैंडविड्थ क्या हो रहा है, बैंडविड्थ का वाइड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब जैसे कि हमारा ये करंट के साथ है और ये हमारा बैंडविड्थ वोल्टेज के साथ है, क्योंकि इसमें वोल्टेज कॉमन होता है और इसमें करंट कॉमन होता है। ये करंट एम्पलीफिकेशन, ये करंट एम्पलीट्यूड है और ये हमारा वोल्टेज एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये जो 3 dB दिखा रहा है ये 3 dB फ्रिक्वेंसी है। यहाँ जो 3 dB आता है वो हमारा 0.707 पे रहता है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग और बात करेंगे, कभी और डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, in a series RL circuit supplied from a sinusoidal voltage source across R and L are 3 volt and 4 volt, the supply voltage option A 2 volt, ऑप्शन बी 1 वोल्ट, ऑप्शन सी 3.5 वोल्ट, ऑप्शन डी 5 वोल्ट। 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी मैंने फॉर्मूला उधर बताया था कि अगर आरएल सर्किट है तो वीएस क्या होता है, वीआर का स्क्वायर प्लस वीएल का स्क्वायर। वही फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ गया। क्या हो जाएगा आंसर, 5 वोल्ट। ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन, द वोल्टेज अक्रॉस आर एल एंड सी आर 3 वोल्ट, 14 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक। इफ़ द वोल्टेज इज साइनोसोडल द इनपुट वोल्टेज RMS। जस्ट अब क्या, आर एल और सी तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके हमारा ये वोल्टेज पूछ रहा है। तो अभी मैं जस्ट फॉर्मूला बताई थी इसका, ये था 2013 का क्वेश्चन है। ये रहा आपका फॉर्मूला, सारा वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया है। क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट, ठीक है। आंसर बी। ये सेम क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ था, सिर्फ हमारा क्या था, वैल्यू सबका चेंज था और क्वेश्चन सेम था, ठीक है। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते, कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं आता। जनरली हमको लगता है एसी है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाले टर्म आते हैं तो लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन SSC JEE में पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सिंगल फेज सीरीज RL सर्किट fed by voltage source the resistance and reactance value is 4 ohm। दोनों का मतलब रेजिस्टेंस दोनों का वैल्यू 4 ओम है, ठीक है। 4 ओम इज इन द सर्किट। ऑप्शन ए द करेंट लीड वोल्टेज बाय 40 डिग्री, ऑप्शन बी करेंट लैग वोल्टेज बाय 45 डिग्री, ऑप्शन सी द करेंट लीड वोल्टेज बाय 60 डिग्री या नन। ये SSC JEE 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्या, जनरली हमको लैगिंग और लीडिंग का कंसेप्ट पता करना है। तो हमको इम्पीडेंस दिया हुआ है, दोनों का 4 है, तो हमारा इम्पीडेंस क्या हो गया 4 + 4J, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम इसके एंगल की बात करें तो एंगल इससे हमारा क्या आ जाएगा 5, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। करंट हम लोग जानते हैं क्या होता है B/Z, जेड का वैल्यू पुट कर दिया 4 + 4 आई, ठीक है। अब क्या है एम्पलीट्यूड, तो इसका जो हमारा 4 + 4 आई है, इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आएगा 4√2 और एंगल इसका कितना आएगा 45। ये एंगल जब ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा -45। तो अगर करेंट में एंगल माइनस के टर्म में आ रहा है, इट मीन्स कि क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया लैगिंग। तो द करेंट लैग वोल्टेज बाय 45 डिग्री, ऑप्शन बी, ठीक है। अगर यही करेंट के साथ हमारा पॉजिटिव एंगल आता तो वो क्या हो जाता लीड कर रहा है, ओके। या फिर ऐसे भी याद रखो, अगर जेड में एंगल पॉजिटिव है तो लैग, अगर जेड में एंगल निगेटिव है तो हमारा क्या करता है लीड करता है, ठीक है। और करंट और वोल्टेज, हम करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। तो अगर ये लैग कर रहा है तो ये हमारा क्या कर रहा है लीड करेगा, ठीक। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, हमको लैगिंग और लीडिंग पता करना था इसलिए हमने इसे किया। अब इसी क्वेश्चन में सिर्फ एंगल निकालने के लिए बोलता, तो अभी मैं बताई थी एंगल कैसे निकलता। फाई = tan इनवर्स XL/Y XC, XL/Y R करके, इमेजनरी बाई रियल, ठीक है। तो यहाँ फाई क्या है tan इनवर्स XL/Y R है, XL भी 4 है और R भी 4 है, तो दोनों क्या हुआ कैंसिल होकर tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है हमारा 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम एंगल यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिर्फ डाटा चेंज था। वहाँ R हमारा 65 ओम था और L हमारा 37.53 ओम था, ठीक है। 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ था टाइम कांस्टेंट का, ठीक है। RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है L/R। L भी 4 है, R भी 4 है, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 1 सेकेंड आ गया। और एक कोई और ईयर में भी टाइम ईयर कांस्टेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक 2014 में एक और क्वेश्चन था, द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट विल इंक्रीज इफ XL इंक्रीज। हाँ, कैसे, द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करेंट इंक्रीज इफ XL इंक्रीज, यस। जैसे कि अभी मैं बताई कि फाई क्या होता हमारा tan इनवर्स XL/Y R होता है। तो हमारा ये फाई क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XL ही है ना, तो XL इंक्रीज होगा तो हमारा फेज डिफरेंस भी क्या होगा वोल्टेज और करंट के बीच इंक्रीज होगा, इसलिए XL इंक्रीज होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन, अ करेंट ऑफ 5 मिली एम्पियर फ्लो इन अ रेजिस्टेंस लेस चोक फ्रॉम अ 200 वोल्ट अल्टरनेटिंग सोर्स, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द चोक। पहले तो ये जानो चोक होता क्या है, तो चोक हमारा जो होता है रेजिस्टेंस और इंडक्टर का सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है, इसी को हम लोग चोक बोलते हैं। चोक का यूज़ हम लोग जनरली फैन में भी करते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है रेजिस्टेंस लेस चोक, इट मीन्स कि आपका जो चोक होगा उसमें सिर्फ इंडक्टर होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा। और बोल क्या रहा है अल्टरनेटिंग सोर्स, अल्टरनेटिंग सोर्स मतलब क्या ये, ठीक है। तो हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है, दोनों क्या है स्टोरिंग एलिमेंट है। तो अब इस वाले केस में वो जितना चार्ज करेगा, इस वाले केस में वो जितना डिस्चार्ज कर देगा, तो हमारा क्या होगा एनर्जी तो स्टोर ही नहीं होगा, चोक तो एनर्जी कंज्यूम ही नहीं करेगा, तो हमारी एनर्जी उसमें केस में क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन ए। 2014 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और ये भी बोल रहा है कि जैसे कि अगर R 0 नहीं होता तो कुछ करता है, लेकिन R क्या हमारा 0 है, तो पावर कंज्यूम इज 0, तो हमारा एनर्जी ही कंज्यूम नहीं होगा चोक में, ठीक है। 2019 में ही पूछा हुआ था कि चोक को हम लोग कैसे
रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा जो क्या होता है आरएल सीरीज सर्किट ही होता है। ठीक, 2016 में पूछा हुआ था, जैसे यहाँ इंडक्टर था तो वो कैपेसिटर देके पूछा हुआ था, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर ओवर अ साइकिल व्हेन एक्साइटेड बाय एसी सोर्स। एसी सोर्स दे रहा है, इट मीन्स कि जितना चार्ज करेगा उतना डिस्चार्ज होगा, तो उसमें भी एनर्जी स्टोर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, if a 10 microfarad capacitor is connected to a voltage source with Vt equal to 50 sin 2000 t volt, then the current through the capacitor is, क्या हो जाएगा कैपेसिटर, ये 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं करंट हमारा कैपेसिटर के क्रॉस का क्या होता है, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी होता है। ठीक, अब वोल्टेज दिया हुआ है, इसको हम लोग डी वी बाई डी टी निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक, तो सी का वैल्यू क्या है 10 माइक्रोफैराड, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻6। डी वी बाई डी टी के लिए कैसे करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, जब उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 20 इंटू 2000 कॉस 2000 टी होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, जो कि है कॉस 2000 टी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे वाले क्वेश्चन इंडक्टर के केस में भी दिए हुए हैं एग्जाम में, कैपेसिटर के केस में भी दिए हुए हैं। अभी मैंने इंडक्टर का कराया है, नेक्स्ट क्लास में मैं अभी मैंने कैपेसिटर का कराया है, नेक्स्ट क्लास में मैं इंडक्टर का कराऊंगी। अब एक क्वेश्चन ये रहा 2015 का, एंड सीरीज सर्किट आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। आर का वैल्यू है 10 और एल का वैल्यू है 2। व्हाट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल मेक द सर्किट क्रिटिकल डैम्प। ठीक, अभी मैंने डैम्पिंग का फॉर्मूला बताया था कि डैम्पिंग हमारा क्या होता है, इक्वल टू 1/2Q होता है। हम उसी फॉर्मूले में Q का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमको R और L पता है, तो C हम वहाँ से फाइंड कर लेंगे। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 0.08, 0.4, 0.02 और 0.2। ठीक, उसी फॉर्मूले को जब तुम सॉल्व करोगे तो आपका ये रिलेशन आएगा, जो कि है C इक्वल टू 4 इंटू एल बाई आर स्क्वायर। वहाँ से आपको सॉल्व करके आ जाएगा 0.08F। जैसे कि Q इक्वल टू मैं बोली 1/2 जीटा, तो क्रिटिकल डैम्प के लिए हमारा जीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो ये तो हमारा 1 ही पुट कर गया, बाकी आप रिलेशन निकाल करके फिर हमें ये वाला फॉर्मूला आता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ पैरेलल RLC सर्किट इफ द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 2400 एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 2800, व्हाट विल बी द बैंडविड्थ। ऑप्शन है 5200, 2400, 2800 या 400। 2015 का क्वेश्चन है ये। तो अभी हम लोग देखे थे कि बैंडविड्थ क्या था, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 400, ऑप्शन डी। तो इतने ही इजी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, to highly inductive circuit a small capacitance is added in series, the angle between voltage and current A increase, B decrease, C remain same या D become indeterminate। अब जैसे कि आप जानो ये हमारा वोल्टेज है और ये हमारा करंट है, ये हमारा इंडक्टिव सर्किट में अगर जब हम कैपेसिटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस का भी इफेक्ट आएगा। जो तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, ये लीड करेगा, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है कि हमको क्या निकालना है, तो हमारा जो क्या है द एंगल बिटवीन वोल्टेज और करंट। तो अब इसका हम लोग जब हम एंगल निकालेंगे तो एंगल ये यहाँ आएगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा फाई। तो ये हमारा क्या होगा, पहले यहाँ था, अब पहले ये एंगल पूरा φ1 था। अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। जैसे ये वोल्टेज रहा, ये हमारा इंडक्टर का करंट रहा, कैपेसिटर आने से ये करंट ये रहा। ठीक, अब हम लोग इसका ये ड्रॉ करेंगे करंट, ये हमारा आई है, पहले क्या था φ1, अब क्या हो जाएगा φ2। तो वोल्टेज और करंट के बीच एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बच्चे जनरली कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, अगर यही पूछता कि इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट है और हमने इंडक्टर ऐड किया तो उस केस में हमारा क्या बनता, देख लो। अगर हमारा वोल्टेज ये है, ये हमारा कैपेसिटिव करंट पहले से ही दिया हुआ था, अब इंडक्टर करंट आ रहा है तो ये हो गया ऐसे, तो उस केस में भी एंगल क्या होगा हमारा, डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9,
4 है AC RL सर्किट, आर सर्किट दिया हुआ है डायग्राम में। RMS वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज 120 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टर, ठीक, VS दिया हुआ है और R भी दिया है 1 किलो ओम। VS आपका दिया हुआ है 150√2 sin 500t वोल्ट। ये SSC JEE 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका 0.5 हेनरी, 0.6 हेनरी, 1 हेनरी एंड 1.5 हेनरी, ठीक है। अब जैसा कि हमको रजिस्टेंस के वोल्टेज भी पता है और रजिस्टेंस का वैल्यू भी पता है, तो वहाँ से हम करंट फाइंड कर लेंगे, ठीक। यहाँ से करंट क्या आ जाएगा हमारा 0.12, क्योंकि वोल्टेज है 120 है, रजिस्टेंस है 1000, तो 0.12 आ गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, VS निकाल लेंगे। तो VS हमारा क्या हो जाएगा, √VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। VS दिया हुआ है, VS हमारा क्या है, ये दिया हुआ है, VR भी दिया हुआ है, लेकिन जो VS में हमारा जो यहाँ एम्पलीट्यूड दिया हुआ है वो मैक्सिमम है, तो इसको हम लोग RMS में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको RMS में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 150√2/√2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा VS 150। तो वही हमने इसमें फॉर्मूला में पुट किया और यहाँ से हमने VL निकाल लिया, तो VL आ गया हमारा 90। RMS कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैक्सिमम पीक कैसे निकालते हैं, ये मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप वो वीडियो को वॉच करें, ठीक। अब VL क्या हो जाएगा, VL करंट, VL में क्या आएगा ISC आएगा, तो VL क्या हो जाएगा I × XL। हमको करंट की वैल्यू पता है, वोल्टेज की भी वैल्यू पता है, और XL क्या होगा ओमेगा L यहाँ दिया हुआ है 500, तो ओमेगा L को हमने 500 पुट किया और यहाँ से हमने L फाइंड कर लिया, जो कि है हमारा 1.5 हेनरी, आंसर D, ठीक है। 2019 में एक क्वेश्चन था कि अगर इस सर्किट में हम R को 0 कर लेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा वोल्टेज और करंट के बीच। तो सबसे पहले ही मैंने अभी जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट बताई थी, तो इंडक्टिव सर्किट में क्या था, R हमारा 0 था, तो वोल्टेज क्या था, वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन में कितना एंगल था, कितना था 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ये लेटेस्ट 2019 का था ना, वोल्टेज ऐसा था, करंट हमारा ऐसे बनेगा, तो दोनों का बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। यहाँ करंट लैग करेगा 90 डिग्री वोल्टेज से, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, determine the quality factor of series resonance RLC circuit when the bandwidth of circuit is 20 Hz। ये 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन A 0.08, ऑप्शन B 0.05, ऑप्शन C 0.04 और ऑप्शन D 0.02। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैंडविड्थ क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाई क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को हमने इधर ले लिया, तो बैंडविड्थ तो क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर जब हमारा इधर आ गया तो ये हो जाएगा FR × बैंडविड्थ। FR मेंशन किया हुआ नहीं है, सिर्फ बैंडविड्थ मेंशन किया हुआ है, तो 1/20 कर देंगे तो हमारा ऑप्शन B आ जाएगा, जो कि है हमारा 0.05, ओके। 11 क्वेश्चन, determine the total impedance of series RLC circuit having R = 10 ohm, XL = 2 ohm and XC = 6 ohm connected in series across a 200 volt 50 Hz supply। ऑप्शन A 8.64 ohm, ऑप्शन B 10.77 ohm, ऑप्शन C 12.21 ohm, ऑप्शन D 14.65 ohm। ये तुम्हारा SSC JEE 2017 का क्वेश्चन है। जैसा कि अभी मैं बताया कि सीरीज RLC में हमारा इम्पीडेंस क्या होता है R + J XL - XC, सबका वैल्यू दिया हुआ है, पुट करो, यहाँ से निकल गया तुम्हारा। और लेकिन दिया किसके फॉर्म में, ऑप्शन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, आ जाएगा तुम्हारा 10.77, जो कि है तुम्हारा ऑप्शन B। Question number 12 and last question. What will be the value of capacitive reactance in ohm of a circuit if it is supplied with 25 Hz supply? If the capacitive reactance of the circuit is 30 ohm when it is supplied with 100 Hz supply। ऑप्शन है 50, B 60, C 75, 120। ये तुम्हारा SSC JEE 18 का क्वेश्चन है, ठीक है। बोलना ये चाह रहा है कैपेसिटिव वैल्यू क्या होगा जब तुम्हारा F क्या होगा 25, दिया क्या है कि कैपेसिटिव वैल्यू 30 दिया हुआ है, F = 100 पे, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि XC क्या होता है 1/ωc होता है, इसी रिलेशन को यूज़ कर लेंगे तो XC 1/XC2 = ω2C - ω1C आएगा, ठीक। तो XC1 यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि होगा हमारा ω2 × XC2/ω1,
ठीक। तो XC यहाँ से आ गया 100 इंटू 30/25, तो XC हमारा हो गया 120 ओम, जो कि है हमारा ऑप्शन डी। ओके, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ।